हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की, जो कि एग्जाम्स आपकी जल्दी होने वाली हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो भी ऊपर आपका लिखा हुआ रहता है ना, भले ही उसको आपको पता है कि भाई क्या लिखा है, बट फिर भी पढ़ लो। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प, सबसे सटीक विकल्प जो आपको चुनना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किसके द्वारा? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, या फिर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों से जो है वो वास्तविक अपेक्षाएं रखिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई विद्यार्थी का लेवल एवरेज और हम उसे अपेक्षा करें कि भाई वो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लेकर आए, तो फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे विद्यार्थियों से जो हमें है वास्तविक अपेक्षाएं रखनी है। तो ए उत्तर जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए और साथ ही साथ जो उसके प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उसके अधिगम को संवर्धित भी करो, संपोषित भी करो और संशोधित भी करना चाहिए। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की यहाँ पर। तो विकास शुरू होता है किससे? उत्तर बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए, विकास किससे स्टार्ट होता है? तो भाई शीघ्र मानसिक विकास को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि भाई विकास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग स्टेज है, वो प्रसव के 4 माह पहले से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है, प्रसव पूर्व, यानी प्रसव पूर्व में भी देखो आपको बताया गया कि भाई कैसे उसके जब प्रसव होने वाला है उससे 4 मंथ्स बिफोर ओनली, मतलब उसके 4 महीने पहले ही जो है बच्चा जो है वो उसकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है विकास में। ठीक है, तो ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। एक तो कीटाणु मंच होता है, दूसरा भ्रूण अवस्था होती है और तीसरा जो है वो भ्रूण चरण होता है इसमें। तो आपका ये जो उत्तर है, विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होता है ये। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों की। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता जो है वो क्या कहलाएगी? भाई ये सब क्या चीज़ें हैं? नेचुरल चीज़ें हैं ना। पेड़ पौधे क्या नेचुरल है, खनिज मतलब खनिज जो है वो तो हम निकालते हैं, बट किससे? नेचर से ही तो निकालते हैं ना। पशु क्या है? नेचुरल है, नेचर के थ्रू मिलता है। तो भाई प्राकृतिक बुद्धि में ये जो है वो इंडिकेट हो जाएगा। तो ये इनको वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाएगी प्राकृतिक बुद्धि। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि की औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और यह बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि की जाति विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता। तो देखिए, औसत होने के कारण कह सकते हैं, देखिए मानव बुद्धि का जो विकास है उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया पर निर्भर होता है। ये तो हम सबको पता है। अब अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो औसत होती है, एवरेज होती है, तो जो वातावरण के साथ उसके समायोजन को दर्शाता है। जबकि कुछ व्यक्ति जो है वो प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ जो है वो मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये उनके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया को दर्शाता है। तो इसलिए बुद्धि के जो वितरण है ये प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है बुद्धि का वितरण इसके प्रस्थापित सिद्धांत पे ये आधारित है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होगा? गहन प्रतियोगिता होगी, उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व होगा, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थियों की अगर मदद कर रहा है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होगा। आप किसी की अगर हेल्प कर दे तो आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? हीन भावना आती है, आपको गिल्टी फील होता है? नहीं ना, आपको आत्मसम्मान आपका बढ़ा हुआ लगता है,
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो यहाँ पे जो है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान जो है वो विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, निरपेक्ष स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर नकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, बात करते हैं जब पूर्व का अधिगम, आपके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज है और उसको नई स्थितियों के साथ हम जो है वो जोड़ते हैं, या और जो आपकी न्यू चीज़ें आपने जो है वो आपके स्कीमा में आपने ऐड कर ली है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है इसको आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी है और आपने न्यू जो गेन की है, दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिगम का शून्य स्थानांतरण करेगा। अधिगम हुआ ही कहाँ है, आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है वो दूसरे को इफ़ेक्ट कहाँ कर रही है, वो कोरिलेट नहीं हो रही। दैट मीन्स व्हाट, शून्य स्थानांतरण है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर ए है ये सही हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो देखिए, चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो देखिए, चिंतन जो है ना, ये आपका कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब देखिए क्यों, देखिए चूँकि मानसिक स्तर पे होता है चिंतन, ठीक है। अब इसमें अनुभव आ जाते हैं, अपनी कल्पनाएं आ जाती हैं, सूचना आ जाती है, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इससे जो है वो एक नया ही रूप ये ग्रहण कर पाता है, और इसीलिए जो ये संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आपका ए उत्तर जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब चिंतन में क्या आती है, आपकी अनुभव भी आ जाते हैं ना, एक्सपीरियंस, आपकी इमेजिनेशन आ जाती है, आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है वो भी आ जाती है, सब कंबाइन हो जाता है एक साथ। तो संज्ञान, ठीक है, ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक गतिविधि यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या फिर समूहों में। देखिए, एक बालक जो है वो केंद्रीय कक्षा में जो सीखता है वो कैसे सीखता है, तो वो व्यक्तिगत रूप से सीखता है। भैया अकेले ही है ना बालक, कहाँ 10 लोग हैं, तो व्यक्तिगत रूप से वो जो है वो सीखता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो स्कीमा कहलाता है। अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, स्कीमा एग्जैक्टली मीन्स व्हाट, कि जैसे आपके पास कोई ऑलरेडी, जैसे कोई गाय है, उसका एक पूंछ होता है, 4 टांग होती है, 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज़ डोंट लाफ ऑन दिस। हाँ, तो ये जो आपको बताया गया है, ठीक है, इसको आपने अपने जहन में रख लिया, यानी आपके दिमाग में आपने इस चीज़ को फिट कर लिया कि गाय दिखेगी तो मतलब उसका एक पूंछ होगा, 2 आँख होगी, 4 टांगें होंगी, तो वो जो है सफ़ेद कलर का अगर दिखता है तो वो है गाय। तो ये जो है आपने आपके दिमाग में जो ये चीज़ें फिट कर ली है तो वो आपकी स्कीमा हो जाती है, ठीक है, ये आपके स्कीमा में फिट हो जाता है। स्कीमा एग्जैक्टली कुछ नहीं है, वो मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ें बता के फिट हो चुकी है उसी को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की देखिए यहाँ पे स्कीमा का मैं एक और आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कीमा एग्जैक्टली जब वो फिर अगर कभी उसने घोड़ा भी देख लिया, अगर उस बच्चे ने घोड़ा भी देख लिया, क्योंकि उसकी भी तो एक पूंछ होती है, 2 आँख होती है, 4 टांगें होती है और सफ़ेद कलर का घोड़ा भी होता है, अगर उसने देख लिया तो उसके स्कीमा में फिट है, उसके दिमाग में ये चीज़ फिट है कि मुझे बताया गया था एक पूंछ वाला जानवर, एक सफ़ेद रंग का दिखने वाला जानवर और 2 आँखें, 4 टांग अगर उसकी है तो वो जो है वो गाय दिखती है। तो वो कभी घोड़ा भी देखेगा तो उससे लगेगा कि नहीं ये तो गाय है क्योंकि मुझे बताया गया है गाय, तो ये इसके स्कीमा में फिट है, ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज़ फिट है। तो यहाँ पे ऐसे ये पियाजे जी ने बताया था भाई कि अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो ये प्रक्रिया है इसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो इसमें जो है वो ये स्कीमा कहलाती है। देखिए ना, यहाँ पे बताया गया भी है संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो उसमें संशोधन करता है। क्या करता है, जैसे उसने देखा गाय देखने के बाद उसने जब घोड़ा देखा तो वो उसको भी गाय बोलता है, तो फिर उससे बताया जाता है नहीं घोड़ा अलग होता है, ठीक है,
घोड़े की फिर अलग अलग स्ट्रक्चर बताई जाती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़े से उसके बाल होते हैं, ऐसे हेयर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर वापस उसे डिफाइन किया जाता है, तो फिर वो न्यू एक स्कीमा में अपने ऐड करता है कि हाँ घोड़ ऐसा दिखने वाला प्राणी जो है वो घोड़ा दिखता है। तो ये है एग्जैक्टली स्कीमा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ सके। तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध को एवं अंतरण को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो देखिए बात करते हैं, जब किसी भी एक विषय को, ज्ञान को एक दूसरे के विषय से अगर हम शिक्षार्थी यानी कि जोड़ रहे हैं, तो इसमें ज्ञान की जो सहसंबंध है एवं अंतरण है, इसको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है ना। तो ज्ञान का जो सहसंबंध है वो बढ़ेगा, कोरिलेशन जो है बढ़ेगा, उसका अंतरण भी बढ़ेगा। सो सिंपल। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश संबंधित है किससे। तो देखिए मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता जो है वो मुख्य रूप से आपकी कह सकते हैं अपसारी चिंतन से है। अपसारी चिंतन क्या होता है, देखो बहुविध लिखा है चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब आपके पास पॉइंट एक है लेकिन आपको सोच सकते हो उस चीज़ को बहुत सारे डायरेक्शन में, ठीक है। इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका ये भी मेथड हो सकता है, इसका ये भी मेथड हो सकता है, ये भी मेथड हो सकता है। तो इस टाइप से सृजनात्मक व्यक्ति क्या होता है, डिफरेंट तरीके से सोचता है ना। प्रॉब्लम तो वही होती है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, यानी कि डिफरेंट वेज से सोचना। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से जो है वो संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो ये विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो वो किस चीज़ से मोटिवेटेड है, व्यक्तिक, आंतरिक, अनुभविक, बाय। देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर लाइफ में कुछ होता है तो वो है आपका इंटरनल मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो व्यक्ति है अब कार्य को स्वयं करना चाहता है तो उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है। तो विद्यार्थी किससे भैया, आंतरिक रूप से, इंटरनली उसको जो है वो मोटिवेटेड है। यहाँ पे आपका सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो भाई सीखने की गति यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में, या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। देखिए व्यवहार का करना, ठीक है। अब इस पक्ष की अगर हम बात करते हैं, यानी कि व्यवहार करना यानी कि सीखने के शरीर गति क्षेत्र के अंतर आता है। कुछ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लाइक हॉकी खेल रहे हैं तो कैसे खेलेंगे, दिमाग में खेलेंगे क्या, नहीं ना, ग्राउंड पे आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी फिजिकल बॉडी को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा इसे खेलने के लिए। तो आपका करना पक्ष हो रहा है यहाँ पे, फिजिकली आप एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा कौशल आ जाएगा, कॉग्निटिव क्षेत्र आ जाएगा ना, गतिक कौशल। गतिक कौशल में क्या होता है, हम जिसमें मूवमेंट करते हैं, तो फिजिकली आप मूवमेंट करेंगे तभी आप हॉकी खेल पाएंगे, राइट। तो सीखने के गतिक क्षेत्र से ये जो है वो इस पक्ष में आता है। व्यवहार का करना जो है वो सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों की। तो संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ जो है वो विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है, ठीक है। तो इनको जो है वो सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हम विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ और संगीत नृत्य प्रदर्शनियाँ जो है वो विद्यालय पत्रिकाएं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। उनको क्या करने के लिए, सृजनात्मकता का मार्ग जो है वो उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो जो है वो डिफरेंट तरीके से बच्चा जो है वो सोच सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। बच्चों को जो है वो सामूहिक गतिविधियों में जो है वो व्यस्त रखती है, ना कि खुद व्यस्त रहती है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। एक शिक्षिका जो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, तो जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर आंसर्स में दिया है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम।
तो देखिए यहाँ पे अगर डॉट आंसर्स की डायरेक्टली बात करें तो भाई शिक्षार्थी जो शिक्षिका है यहाँ पे सामाजिक गतिविधि के लिए कर रही है ना, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में जो यहाँ पे उनके अंदर क्या होगा, अधिगम होगा, लर्निंग होगा। सो सिंपल, यानी कि शिक्षार्थी द्वारा जो है वो शिक्षिका द्वारा, आइए क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, शिक्षिका द्वारा अपने शिक्षार्थियों के लिए अगर अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि, तो ये जो है ये आपका उनके सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। यानी कि आपका यहाँ पे जो फर्स्ट उत्तर है, सामाजिक गतिविधि के रूप में जो है वो अधिगम को ये उजागर करेगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।